नमस्कार, आप देख रहे हैं मनी सेंट्रल और मैं हूं आपके साथ विशाल शर्मा। क्या देश एक बार फिर बड़े मजदूर किसान आंदोलन की ओर बढ़ रहा है? हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि मजदूर संगठनों और किसान संगठनों ने मोदी सरकार की श्रम और आर्थिक नीतियों के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए कई बड़ी मांगे रखी हैं। किस दिन सरकार के खिलाफ देशव्यापी प्रदर्शन का ऐलान किया गया, क्यों हो रहा है ये प्रदर्शन और इससे किस पर पड़ेगा सबसे ज्यादा असर, जानने और समझने की कोशिश करेंगे। पूरी चर्चा में शामिल होने के लिए हमारे साथ मौजूद है हमारे सहयोगी प्रवीण शर्मा सर। आपको मनी सेंटर में बहुत स्वागत है। धन्यवाद विशाल। आज के शो में सबसे पहले मोदी सरकार के खिलाफ प्रदर्शन क्यों किया जाएगा ये जानने की कोशिश करेंगे। इसके बाद गोल्डमैन सैक्स की रिपोर्ट आई। इस रिपोर्ट में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से कितनी नौकरियां जाएंगी और कितनी बचेंगी ये बताया गया। इस रिपोर्ट की और बारीकियों को जो है डिकोड करने की कोशिश करेंगे और अंतिम में क्या एफएमसीजी कंपनियां अब किराना दुकानों से दूरी बना रही ये जानने की कोशिश करेंगे। तो चलिए बिना देर किए फटाफट करते हैं मनी सेंट्रल की शुरू। सर, जहाँ तक मुझे याद आ रहा है इस देश में विगत कुछ एक डिकेड में देखें तो कई जो है आंदोलन हुए, धरना प्रदर्शन कहिए। एक फार्म जो लॉज थे उसको रिपील करने की मांग थी, लैंड एक्विजिशन बिल को लेकर जो है बड़ा जो है धरना प्रदर्शन किया गया। उसके बाद अगर हाल फिलहाल में अगर आप देखें तो कॉकरोच जनता पार्टी की अगुवाई में जिस तरह से जो इस देश में नीट का जो है पेपर लीक वाला मामला हो जो हो, आगे इसके अलावा कहा जा रहा है कि E20 को लेकर जो है लामबंदी शुरू हो गई है। तो क्या फिर से किसान और जो तमाम लोग हैं फिर से सड़कों पर उतरेंगे? नहीं, देखिए विशाल, जो तमाम आंदोलन है, चाहे फार्म लॉज को रिपील करने की बात हो, उनके बाद आर्थिक जो मोर्चे पर एक बार फिर से घेरेबंदी कहें या आंदोलन शुरू करने की तैयारी यहाँ दिखाई दे रही है। 10 अगस्त को एक बड़ा आंदोलन करने के लिए ट्रेड यूनियन है और जो संयुक्त किसान मोर्चा है और जो तमाम दूसरे किसानों से जुड़े हुए संगठन हैं, उन्होंने एक बार फिर मोर्चेबंदी की है। अब बैकड्रॉप अगर आप देखेंगे इसका कि किन परिस्थितियों में हो रहा है, तो जाहिर तौर पर जो अभी एक हाल में नीट का हुआ पूरा जेन-ज़ी का प्रोटेस्ट हुआ और उसमें एक इस्तीफ़ा जो धर्मेंद्र प्रधान है उनका इस्तीफ़ा लेने में सफल रहे युवा इस आंदोलन के जरिए। अब तमाम जो आर्थिक मसले हैं उनको लेकर एक बार फिर से जिसको एक सेंट्रल मीटिंग में तय किया गया कि 7-10 तारीख को हम एक बड़ा आंदोलन करेंगे जिसमें तमाम जो सरकार की आर्थिक नीतियां हैं उनका विरोध किया जा रहा है। बहुत सारे मसले हैं जिनको लेकर जो कृषकों से जुड़े, किसानों से जुड़े हुए हैं, जो मजदूरों से जुड़े हुए हैं, उनसे जुड़े मसलों को लेकर जो ट्रेड यूनियंस हैं, किसान मोर्चे हैं जो तमाम, वो सब अब सड़क पर आते हुए दिखाई दे रहे हैं विशाल। चलिए, तो अब क्यों प्रदर्शन किया जा रहा है? बेरोजगारी बढ़ रही है देश में, महंगाई लगातार बढ़ रही है, सरकारी कंपनियों का जो है निजीकरण यानी प्राइवेटाइजेशन जो किया जा रहा है वो, और मजदूरों को मिलने वाली कानूनी सुरक्षा जो है वो कमजोर हो रही है। इसके अलावा सर इंडिया यूएस ट्रेड डील को लेकर भी जो है कुछ बातें आ रही है। तो न केवल इंडिया यूएस ट्रेड डील विशाल जी, जो तमाम FTAs हुए हैं भारत के, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट जो तमाम मुल्कों के साथ भारत ने इधर पिछले 1-1.5 साल में किए, उन सबको वापस लेने की बात कही जा रही है। ये कहा जा रहा है कि इन जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स हैं ये सीधे तौर पर भारत के किसानों को नुकसान पहुंचाते हैं। अमेरिका के साथ तो अभी ट्रेड डील हुई ही नहीं है। लेकिन सर सरकार तो गा रही थी कि देखिए इंडिया यूएस के साथ ट्रेड डील नहीं हुआ, लेकिन देखिए हम कितना सक्सेसफुल हुए कि तमाम देशों के साथ हम लोगों ने FTA किया। क्या उसी का विरोध हो रहा है? बिल्कुल, बहुत तो सारे क्या उसमें लैक्यूना है? अब इनको ये लग रहा है, जो मजदूर संगठन है या किसान संगठन है, कि जो भारत में इन जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट का मतलब ये है कि आपका सामान हमारे यहाँ 0 ड्यूटी पे बिकेगा और हमारा सामान आपके यहाँ 0 ड्यूटी पे बिकेगा जी। मोटे तौर पर जो तमाम फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हैं उनमें भारत को फ़ायदा होता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि बहुत सारे भारत के ऐसे प्रोडक्ट हैं जिनको एक एक्सपोर्ट का डेस्टिनेशन मिल रहा है, चाहे UK हो या तमाम दूसरे मुल्क हों विशाल। लेकिन जो इन तमाम देशों के जो सामान हैं वो अगर ड्यूटी फ्री अगर भारत पे आते हैं तो माना ये जा रहा है कि ये जो किसानों का जो सामान है भारत में उसकी कम्पिटिटिवनेस को ख़त्म करेगा, उसके लिए इस बाज़ार में टिक पाना मुश्किल हो पाएगा जी। हालांकि सरकार लगातार, और देखिए US के साथ भी जो ट्रेड एग्रीमेंट करने की बात है उसमें सबसे बड़ा मसला जो है वो 2 चीज़ों पर फंसा हुआ है। फूड पर था एक, आपका पड़ा हुआ मसला फंसा हुआ है एग्री प्रोडक्ट्स पे, दूसरा फंसा हुआ है डेयरी पे। 2 चीज़ों पर चीज़ें अटकी हुई हैं जिसमें अभी तक
एग्जैक्टली क्या निकल कर आया है ये अभी तक कुछ नहीं पता। जब तक ट्रेड डील नहीं होती, जब तक चीज़ें साफ नहीं होती, तब तक कुछ पता नहीं है। तो सरकार का साफ तौर पर मानना ये है कि किसी भी देश के साथ कोई भी समझौता किया जाएगा उसका खामियाजा भारतीय किसानों को नहीं होने दिया जाएगा। यानी सरकार एग्री सेक्टर को नहीं खोलना चाहती, डेयरी सेक्टर को नहीं खोलना चाहती। सर, आपने अपने संबोधन में कहा कि भारत को इससे जो है ज़बरदस्त फ़ायदा होगा, ऐसा सरकार कह रही है। तो सर, क्या ये सरकार ये बात जो है आम लोगों तक, किसानों तक नहीं पहुंचा पाई, इसलिए विरोध प्रदर्शन हो रहा है? उनको बताना चाहिए था ना सरकार को कि एफटीए से हमको फ़ायदा हो रहा है। देखिए, सरकार तो जो किसान कानून भी लेकर आई थी और उसका पूरा मकसद ये था कि किसानों की आमदनी बढ़ाई जाए। पूरा का पूरा जो किसानों की जो प्रोड्यूस है उसको बेचने का तरीका, उस सबको सरकार बदलना चाहती थी। एपीएमसी एक्ट हो या तमाम चीज़ें हों, एक बड़ा रिफॉर्म सरकार एग्री सेक्टर में लेकर आना चाहती थी। बिल लाए गए, पास हुए, लेकिन किसानों ने, या बहुत बड़ा तबका ये भी कहता है कि आड़तियों ने, जो तमाम देश के किसान संगठनों के साथ, उन्होंने उन कानूनों को सरकार को वापस लेने पर विवश किया। तो अब क्या उससे तस्वीर बदल सकती थी? क्यों किसानों की नाराज़गी हुई उन बिलों से जो जिनको ये माना जा रहा था कि ये एक बड़े रिफॉर्म की तरफ लेकर जाते हैं भारत के पूरे एग्री सेक्टर को? तो नहीं तैयार हुए। वही मामला यहाँ पर भी है। जो मजदूर संगठन है, जो किसानों के संगठन है, उनका कहना है कि साहब ये सारे के सारे जो एफटीए हैं इनको आप रद्द कीजिए, इनको आप वापस कीजिए। और सर, एमएसपी वाला मामला फिर से गरमाता हुआ दिख रहा है। देखिए, किसानों की मांग है कि न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी जो एमएसपी है उसको कानूनी दर्जा दिया जाए। सरकार एमएसपी पर जो है फसल खरीदने की कानूनी गारंटी दे। ये मामला फिर से जो है बिल्कुल, और उसमें C2+50% का जो एमएसपी की मांग है, एमएस स्वामीनाथन वाला शायद, बिल्कुल उस फॉर्मूले को भी लागू करने की, जो लंबे वक्त से चला आ रहा है, उस फॉर्मूले को भी लागू करने की। लेकिन सरकार तो कहती थी सर कि जब इस लॉज को जब रिपील किया गया कि उसके बाद हम लोगों ने किसानों की आमदनी भी दोगुनी कर दी, तिगुनी कर दी। नहीं, तिगुनी हुई नहीं आमदनी। सरकार ने ये कहा कि हम आमदनी दोगुनी करना चाहते हैं, करने का टारगेट है। किसानों का मानना ये है, या संगठनों का मानना ये है कि किसानों की आमदनी में कोई बदलाव नहीं आया, किसानों की स्थिति बदहाल हुई है। इधर अगर आप देखेंगे तो अब दो पक्ष हैं अलग अलग जो अपनी अपनी बात कर रहे हैं। एक बड़ी डिमांड और है विशाल, यहाँ जो किसान संगठनों ने रखी, वो कह रहे हैं कि आप एक कॉम्प्रिहेंसिव फार्म लोन वेवर की स्कीम लेकर आइए, जैसा 2008-9 में यूपीए की सरकार लेकर आई थी। जो उस समय जब एक दौर चला था सर, जो तमाम लोगों की तरफ सुनने के मिलता था कि सुसाइड कर रहे हैं तमाम लोग। बिल्कुल, अगर मैं सही से याद कर पा रहा हूँ तो संभवतः 1,64,000 करोड़ रुपए के किसानों के कर्ज पूरे देश में माफ़ किए गए थे। तो ऐसा ही कुछ कह रहे हैं कि फिर लाखों जितने भी किसान हैं, जो जहाँ तक जिन छोटे कर्जदार हैं या छोटी जोत है जिनकी, उनके कर्जों को माफ़ किया। चलिए सर, ये तो बात हो गई किसानों की। अब बात कर लेते हैं मजदूरों की। मजदूरों का कहना है, मजदूर जो संगठन है, कि चारों जो लेबर लॉज हैं, जो चारों लेबर कोड, उसको वापस किया जाए। न्यूनतम वेतन जो है, ये मामला भी हम आपसे समझने की कोशिश कर रहे थे। अब कहा जा रहा है कि कम से कम 42,000 रुपये किया जाए। सर, इन दोनों पॉइंट्स को जो है आप समझाइए। नहीं, बिल्कुल, देखिए, मजदूर संगठनों ने बड़ी अब एक चीज़ और है, इस जो 10 तारीख को आंदोलन, जो 10 अगस्त को आंदोलन होने जा रहा है, जिसको जो मजदूर संगठन है और किसानों के संगठन है, वो क्विट इंडिया का जो मूवमेंट था उसकी एनिवर्सरी पर आयोजित कर रहे हैं। और उनका कहना ये है कि इस दिन हम जेल भरो, रेलें रोकना, इस तरह के जो तमाम जो प्रदर्शन हैं वो करेंगे। और बड़ी मांग जो मजदूर संगठनों की है, उनका कहना ये है कि साहब, मजदूरों की देश में स्थिति बदहाल है। जो 4 लेबर कोड सरकार लेकर आई है, उनका कहना ये है कि ये एंटी जो मजदूर हैं उस तरह के कानून हैं और ये कंपनियों को फ़ायदा देते हैं, कंपनियों के समर्थन में हैं। इन चारों कानूनों को वापस लिया जाए। इसके साथ ही 42,000 रुपये की न्यूनतम मजदूरी की जाए और इसको महंगाई के साथ लिंक किया जाए, यानी जो महंगाई के हिसाब से इसमें फिर इजाफा किया जाए, जैसे सरकारी कर्मचारियों को जो मिलता है। तो एक तरह से अब मजदूर संगठन या ट्रेड यूनियन ने ये मांग कर रही है कि एक तो लगभग 50,000 के करीब लेकर आया जाए न्यूनतम मजदूरी को, दूसरा उसी तर्ज पर अब फॉर्मूला तय किया जाए जहाँ पर कि हर साल बढ़ोतरी का एक रास्ता साफ हो, कि ऐसा नहीं है कि आपने एक बार दे दी और उसके बाद किसी तरह का बदलाव वहाँ पर
या उसमें बढ़ोतरी मुमकिन नहीं है। अब बदलाव की बात हो रही है सर, तो एक और खबर है जिसको हम आपसे समझना चाहेंगे। केंद्र सरकार जो रिपोर्ट आ रही है सर, कि वो अब देखना चाहती है कि कंस्ट्रक्शन वर्कर्स जो हैं उनके लिए राज्यों में कितने सुधार किए गए हैं। कहा जा रहा है कि निर्माण जो कार्य में जो सम्मिलित होते हैं मजदूर, उनका रजिस्ट्रेशंस जो है वो बढ़ा है या नहीं बढ़ा है, योजनाएं जो उनके लिए बनाई जाती हैं, जितने भी पॉलिसीज़ हैं, उनका पैसा सही लोगों के हाथ में जा रहा है या नहीं जा रहा है, जो बोर्ड बनी है वेलफेयर बोर्ड वो क्या काम कर रही है। फिर डिजिटल सिस्टम को लेकर भी सवाल उठाए जा रहे हैं कि जितना भी जो हम लोग डिजिटल इंडिया का जो है प्रारूप बनाए, क्या उनका फ़ायदा जो है उन तक पहुँच पा रहा है, नहीं पहुँच पा रहा है। ये बड़ी अच्छी खबर है सर, इसको भी हम आपसे समझना। हाँ बिल्कुल, देखिए 8 और 9 तारीख को जो लेबर मिनिस्ट्री है वो देश भर के जो राज्यों के लेबर मिनिस्टर्स हैं उनके साथ मुंबई में एक बैठक करने जा रही है। और इस बैठक में जो आपने चीज़ें बताई, डिजिटल कनेक्ट करने की बात है, प्लेटफॉर्म बनाने की बात है, लेकिन 6 करोड़ जो कंस्ट्रक्शन के जो से जुड़े हुए जो वर्कर्स हैं उनके लिए जो आपका वेलफेयर है उनका, उसके लिए हज़ारों करोड़ रुपए का फंड इकट्ठा किया गया है। 1,12,000 करोड़ रुपए का फंड यहाँ पर इकट्ठा है, जो आपके बिल्डिंग प्रोजेक्ट्स हैं वहाँ पर 1% सेस के तौर पर लिया जाता है इन लोगों के कल्याण के लिए, इन लोगों के वेलफेयर के लिए। तो कितना कल्याण हुआ है इन लोगों लेकिन का? हाँ, अब ये बात आती, क्या जो 6 करोड़ कंस्ट्रक्शन वर्कर्स हैं इनके भलाई के लिए, इनको सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट देने के लिए किस तरह के कदम उठाए गए, कितना पैसा इसमें से खर्च किया गया, या पैसा सिर्फ और सिर्फ ये पैसा कलेक्ट होता है बिल्डिंग एंड अदर कंस्ट्रक्शन वर्कर्स वेलफेयर के GOCW के, उसके तहत ये पैसा विशाल इकट्ठा होता है जी। तो और जो 1.25 लाख करोड़ के आसपास का जो फंड इकट्ठा हुआ है, आखिर उसका हो क्या रहा है, क्या वो पैसा इनके कल्याण में किस तरह से जा सकता है, ये तमाम जो मसले हैं इनको इस नहीं, बैठक आपने जो में डिस्कस बोर्ड की किया बात की सर, और उस अगर बोर्ड में अगर ये रजिस्टर्ड हैं तो मैं उस लिस्ट देख रहा हूँ कौन कौन से फ़ायदे मिलते हैं। तो देखिए, बच्चों की पढ़ाई के लिए सहायता मिलती है, इलाज का खर्च मिलता है, मातृत्व जो है वो लाभ मिलती है, दुर्घटना या मृत्यु पर जो है आर्थिक सहायता मिलती है, पेंशन, अगर आपको मकान बनाना है उसमें सहायता, और औजार यानी जो यूटेंसिल्स जो आप इंस्ट्रूमेंट्स जो आप यूज़ करते हैं उसके लिए अगर आपको ख़रीदने में कुछ दिक्कत आ रही तो उसके लिए आपको सपोर्ट मिलता है। लेकिन मैं इन तमाम चीज़ों को देख पा रहा हूँ, ये कोई फ़ायदा तो मुझे नहीं लगता है कि मिलता है। मैं आज भी अगर स्थिति देखता हूँ, कई विजुअल्स ऐसे हैं जहाँ कंस्ट्रक्शन साइट्स पर महिलाएं काम करते हुए दिखती हैं और वो छोटे छोटे नवजात बच्चों को वो अपने कांधे के पीछे टांग कर काम करते हुए दिखती हैं। अगर उनके लिए इतनी सुविधाएँ मिलती होती सर तो चीज़ें आज दूसरी होती। देखिए, 2-3 बड़े उदाहरण हैं इस चीज़ को समझने के लिए। पहला उदाहरण है कोविड के वक्त का दौर जी, जब पलायन, जब पूरे देश भर में जो कंस्ट्रक्शन साइट्स थी सब काम बंद कर दिया गया, और हज़ारों की तादाद में, अगर आप केवल और केवल कंस्ट्रक्शन सेक्टर के वर्कर्स को ही देखें तो हज़ारों लाखों की तादाद में कंस्ट्रक्शन वर्कर्स को भी अपने घर जाना पड़ा। दूसरा मामला आपका आ जाता है जो आपके ग्रैब के चलते, जब आपके पॉल्यूशन के चलते, जो दिल्ली NCR का ही कम से कम अगर आप बात करें, वहाँ जब पाबंदी लग जाती है, जब मजदूरों पर के कामकाज पर रोक लग जाती है, सारे के सारे जो तमाम मजदूर हैं वो बेरोजगार हो जाते हैं रातों रात। तीसरी बानगी आप देखिए कि जो अभी गैस क्राइसिस जब अभी मिडिल ईस्ट की हुई, उसकी वजह से तमाम वर्कर्स को अपने घर जाना पड़ा। इन सब प्रक्रियाओं में कितना फंड आपका इस्तेमाल हुआ उन वर्कर्स के वेलफेयर के लिए या उनको मदद मुहैया कराने के लिए? यहाँ ये दिखाई देता है कि आप पैसा इकट्ठा कर रहे हैं, लेकिन उस पैसे का इस्तेमाल ऐसे किसी भी व्यक्ति के ना डेटा है ना आंकड़े हैं। मजदूर कोई चला जाता है, रास्ते में परेशान होते हैं, उनको जो दिक्कतें हैं उनको एक सॉल्यूशन के लिए किसी तरह का कोई रिकॉर्ड भी मुझे नहीं लगता कि किस कंस्ट्रक्शन साइट पर कितने मजदूर हैं, क्या उनको एक्सीडेंट के बेनिफिट मिल रहे हैं। कई बार ऐसा होता है कि बिल्डिंग के ऊपर पुताई पेंट करने का काम या काम कर रहे हैं और पूरी वो जो लिफ्ट टूट जाती है या बाकी किसी तरह की दुर्घटना में गिर जाते हैं, मृत्यु हो जाती है, लेकिन उसमें उनको किस तरह का सपोर्ट मिलता है इन फंड से, ये आपने जो डेटा बताया सर 1 लाख करोड़ के आसपास के प्लस का है कॉर्पस फंड है, और अगर उससे अगर इन लोगों का भला हो जाता है, या मान लीजिए अभी गैस के क्राइसिस में कम से कम गैस ही दिलवा देते उस पैसे से, तो ये लोग जस के तस यही बने रहते भाई, यहाँ जो है निर्माण की जितनी भी जो गतिविधियाँ हैं उसमें शामिल रहते हैं। जगह जगह दिखाई देता है। अभी जब गैस क्राइसिस हुई तो गुजरात के मोरबी में जितनी टाइल्स की यूनिट्स है वो सारी बंद सर, आप वो बोल रहे हैं, आप जो इंडिया US ट्रेड डील में को लेकर जो अनसर्टेनिटीज़ थी एक वक्त में,
वहाँ हम लोगों ने रिपोर्ट किया सर, नोएडा, सूरत, जितने भी जो इंडस्ट्रियल एरियाज हैं, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं, वहाँ दो बातें कही गई कि या तो इंडस्ट्रियल गैस वहाँ नहीं है, अगर वहाँ गैस है तो वर्कर नहीं है, तो काम ही नहीं है तो फिर क्यों रहेगा आदमी। तो दिक्कतें बहुत हैं, लेकिन अगर इस चीज़ को लेकर 8-9 तारीख यानी 10 तारीख की 1-2 दिन पहले के आसपास का है, अब मुंबई से क्या खबर आएगी। तीनों चीज़ें मतलब दोनों चीज़ें एक साथ क्लब हो रही हैं। 8-9 तारीख को बैठक है और 10 तारीख को बड़ा विरोध प्रदर्शन है। चलिए, तो अब जाते जाते जो है सरकार की किन किन नीतियों का विरोध हो रहा है वो भी मैं एक एडिशनल वैल्यू जो है आपको दे देता हूँ। देखिए, सरकारी कंपनियों के जो है निजीकरण, जो मैंने बता दी, प्राइवेटाइजेशन का, और विदेशी व्यापार समझौते, फॉरेन ट्रेड एग्रीमेंट जो सर ने बताया, और एक लास्ट था कि नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन NMP 2.0 का भी जो है विरोध करा। सर एक लाइन अगर NMP पे बोल दें आप। NMP का विरोध का मतलब समझ में नहीं आता, मतलब समझ में नहीं आता। देखिए, तो वही बात हो गई कि विरोध करें तो सभी चीज का विरोध करें। सरकारी, बिल्कुल, और इसमें लेबर कोड भी आ जाते हैं। सरकारी जो एसेट्स बनाई गई हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर या बाकी के, उनसे अगर सरकार उनको मोनेटाइज करके कमाई करना चाहती है तो इसमें किस तरह का नुकसान होता है ये समझ में नहीं आती। कई बार मतलब इस तरह के विरोध प्रदर्शन में सरकार की आप अगर हर पॉलिसी को घसीट लें और उसको कहें कि साहब इसको भी वापस लीजिए, मुझे यहाँ तक याद आ रहा है देश के डेवलपमेंट के लिए भी एक बड़ा झटका, बिल्कुल रोड ब्लॉकर हैं। अगर आप FTAs को खत्म कर दें, अगर आप अब जो लेबर कोड्स हैं, लेबर कोड में आपका गिग वर्कर्स और इन सबको सोशल सिक्योरिटी देने की बात की है, अगर आप उनको वापस ले लेंगे तो जो लाखों जो राइडर हैं, जो डिलीवरी बॉयज़ हैं, उन सबके लिए आपकी जो सोशल सिक्योरिटी है, इंश्योरेंस है, एक्सीडेंटल इंश्योरेंस है, इन तमाम चीज़ों पर फिर तलवार लटक जाती है। सर लैंड मोनेटाइजेशन वाला जो BSNL से जुड़ा हुआ मामला है ना, BSNL के पास अच्छी खासी ज़मीनें हैं, उसको बेचकर वो शायद वो अपना, नहीं, ये असेट मोनेटाइजेशन में जो पाइपलाइन है उसमें जैसे सड़कें हैं आपकी, उनको किस तरह से मोनेटाइज सरकार कर सकती है। असेट मोनेटाइजेशन में आपका BSNL, बिल्कुल BSNL वाली भी चीज़ें आ जाती है ऐसी उसमें। वो देखना होगा 10 तारीख को कैसी तस्वीर रहती है। हालांकि उस दिन जो है चक्का जाम और इस तरह की चीज़ें देखने को मिलेगी, थोड़ी परेशानी हो सकती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या आने वाले वर्षों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आपकी नौकरी जो है वो छीन सकता है या नहीं, ये समझना बहुत ज़रूरी होगा, या आपकी सैलरी और काम करने की जो क्षमता वो बढ़ा देगा। देखिए ये सवाल देखिए आज करोड़ों लोगों के मन में है। अब इस पर दुनिया के दिग्गज इन्वेस्टमेंट बैंक गोल्डमैन सैक्स की नई रिपोर्ट्स जो है सामने आई, इसमें भारत के रोजगार बाजार की एक बड़ी तस्वीर पेश की। देखिए रिपोर्ट बताती है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का असर जो है हर नौकरी पर एक जैसा नहीं होगा। कुछ सेक्टर्स में ये कर्मचारियों का सबसे बड़ा साथी बनेगा, तो कुछ नौकरियों के लिए खतरे की घंटी भी बजा सकता है। आखिर किन लोगों को सबसे ज़्यादा फायदा होगा, किसकी नौकरी पर सबसे बड़ा खतरा है, और भारत को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के इस दौर में आगे रहने के लिए क्या करना होगा। क्योंकि लगातार हम लोग चर्चा कर रहे हैं सर, तमाम जितने भी इकोनॉमिस्ट कहिए या पॉलिसी मेकर्स कहिए, वो कह चुके हैं, चेतावनी भी दे चुके हैं भारत के परिप्रेक्ष्य में कि हम लोग थोड़ा पीछे हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के मामले में। तो ये कौन सी खबर है सर, गोल्डमैन सैक्स की रिपोर्ट क्या है, ओवर टू यू। नहीं देखिए विशाल, जैसा आपने बताया कि अलग अलग सेक्टरों के लिए या अलग अलग जो वर्कफोर्स हैं उनको अलग अलग तरह से प्रभावित करेगी, लेकिन आप पहले इसको आंकड़ों में थोड़ा देखने की कोशिश करते हैं कि स्थितियां किस तरह की हैं। भारत का अगर आप टोटल वर्कफोर्स को देखेंगे तो लगभग 56-57 करोड़ की का वर्कफोर्स है। इसमें एग्री सेक्टर का अगर आप हिस्सा देखेंगे तो वो लगभग 42-43% है, और इसके बाद की सारी नौकरियां वो सारी नॉन फार्म जो या नॉन एग्री जो है जॉब्स हैं। यानी आपकी लगभग 32 से 33 करोड़ नौकरियां ऐसी हैं जो नॉन फार्म जॉब्स के कैटेगरी में आती हैं। इसमें यह कहा जा रहा है आपका कि 8 से जो 12% जो नौकरियां हैं वो या तो खत्म हो सकती हैं या उनका जो पूरा का पूरा स्ट्रक्चर है वो बदल सकता है। तो ये अगर आप तकरीबन देखेंगे तो ये लगभग 4 करोड़ नौकरियां बैठती हैं। तो 4 करोड़ जो जॉब्स हैं उनके ऊपर एक तरह से तलवार है, या उनके लिए अपने कामकाज को बदलना पड़ेगा इस तरह के कामों में जो लोग हैं। सर अभी हम लोग हाल फिलहाल में अगर जो न्यूज़ साइकिल में अगर बने रहते हैं, देखते हैं तो खबरें आती हैं कि 1000, 2000, 5000 लोगों को निकाला गया है रीस्ट्रक्चरिंग के नाम पर। वो आंकड़ा आप कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं जाकर ये 4 करोड़ के आसपास बैठेगा। बिल्कुल, तो ये एक गंभीर खतरा है इस तरह के जो जॉब्स में मौजूद लोग हैं उनके लिए। लेकिन ये भी कहा गया है कि 42 से 48% जो नॉन फार्म जॉब्स हैं या रोल्स हैं, वहाँ पर जो जनरेटिव AI है उसकी वजह से फ़ायदा हो सकता है। अगर आप मोटे तौर पर इस नंबर को समझेंगे तो तकरीबन 16 करोड़ नौकरियां ऐसी हैं जिनको यहाँ फ़ायदा हो रहा है, या जो AI है उसकी वजह से यहाँ
प्रोडक्टिविटी बढ़ रही है विशाल। देखिए सर, मैं आपका ध्यान 4 करोड़ पे ही लाना चाहूँगा। जिस देश में अभी बेरोजगारी की समस्या अपने चरम पर हो, वेजेस का ग्रोथ ना हो, स्टैग्नेंट हो, वैसे समय पर ये 4 करोड़ का आंकड़ा कितना डरावने वाला है? नहीं, बिल्कुल बड़ा आंकड़ा है और डराने वाला है, और हम अपने आसपास इस चीज़ को होते हुए भी देख रहे हैं। धीरे धीरे रोल्स जो है, जैसे एक उदाहरण के तौर पर क्लैरिकल जॉब हो गए, या एक जैसे काम जो बार बार करने पड़ रहे हैं, जहां एआई आपका पूरा काम रिप्लेस कर सकता है। एक्सेल शीट का मान लीजिए, अगर आप मामला देख लीजिए, पूरा का पूरा काम आपका बना सकता है, या जिस काम में 4 लोगों की ज़रूरत थी, वहां एक आदमी उन 4 कामों को एआई की मदद से कर सकता है जी। तो ये जो प्रक्रिया है, इसमें लोगों के धीरे धीरे बाहर होने का सिलसिला, और अब से नहीं, ये इसको टाइम हो गया, लगभग साल सवा साल से हो रहा। जिस तरह से जैसे जैसे एंटरप्राइज एआई अपने पैर पसारेगा, जिसमें पूरी दुनिया लगी हुई है इस वक्त, अमेरिका से लेकर चीन तक, कि एंटरप्राइज जो सॉल्यूशन आप किस तरह से दे सकती हैं, यानी कंपनियों के जो कामकाज हैं वहाँ एआई किस तरह से अपनी मदद दे सकता है कंपनियों को, चाहे रेवेन्यू को बढ़ाने को लेके हो, या बाकी की जो प्रोसेसेस हैं उसको करने में, वहाँ नौकरियों पर एक बड़ी तलवार विशाल लटक सकती है। ये तो है कि जहां आफत आएगी, अब किनको फ़ायदा होगा वो भी जान लेते हैं। हेल्थ केयर को कहा जा रहा है सर कि उनको बेनिफिट मिल सकता है, मरीजों की जांच, रिपोर्ट का विश्लेषण करने और बीमारी की पहचान करने में एआई बड़ा मदद करे। एक दौर था सर, जब हम लोग अपने एग्ज़ाम्स की तैयारी करते थे, उस समय पढ़ते थे कि जो है रोबोटिक्स अगर आ जाए, अगर सर्जरी में, तो बड़ा आसान हो जाए। जिस तरह से अभी कई खबरें मिलती हैं कि पेट फाड़ा डॉक्टर साहब ने, उसी में कैंची छोड़ दिया, तौलिया छोड़ दिया, सब चीज़ छोड़ दिया, अंतिम में आदमी की मृत्यु हो जाती। तो ये सब जो दिक्कत है, या बहुत माइन्यूट जिसका ऑपरेशन होना है, तो वो विद द हेल्प ऑफ द रोबोटिक्स एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वो बड़ा इफिशिएंट होगा। तो ये अच्छे है हेल्थ केयर में। एजुकेशन में भी कहा जा रहा है कि बड़ा मदद मिल सकता है। मीडिया एंड एंटरटेनमेंट को कहा जा रहा है कि उनको फ़ायदा होगा, फाइनेंशियल सर्विसेज को, और जिस तरह से प्रवीण सर ने कहा कि पोस्टल और टेलीकॉम सर्विसेज को जो है इससे नुकसान हुआ, क्योंकि वहाँ जो है एक ही तरह का मोनोटोनस जो काम होता है उसको रिप्लेस कर सकता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। लेकिन सर, मेरा आपसे दूसरा प्रश्न ये होगा कि जो 4 करोड़ लोग हैं जिन पर सबसे ज़्यादा आफत आएगी, क्या उनको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की ही इस फील्ड में रीस्किल करके, अपस्किल करके उन लोगों को इनकॉर्पोरेट नहीं किया जा सकता? हाँ, देखिए, अपस्किलिंग का जो या आप कहना इसकी चाहें कि बात लेट हो भी गई? बार बार नहीं, लेट नहीं, इसकी बात भी बार बार, और हम लगातार जिस तरह से टेक्नोलॉजी ने पूरा कामकाज करने का तौर तरीका बदला है, उसमें अपस्किलिंग की, और ख़ास तौर पर आईटी सेक्टर के लिए ये बात बार बार आती है कि साहब, आप जब तक अपस्किल खुद को नहीं करेंगे, अपग्रेड नहीं करेंगे, आपके लिए इंडस्ट्री में टिके रहना मुश्किल होगा। तो यहाँ अपस्किलिंग करना सबसे ज़रूरी है। हो सकता है बहुत सारे लोगों को जिस काम में वो हैं उससे बियॉन्ड देखना पड़े, उसके बाहर देखना पड़े। मसलन जो काम आप, सपोज कोई व्यक्ति क्लैरिकल किसी काम में है, हो सकता है उसको आगे चलकर अपने क्लैरिकल का जिस काम में उसकी महारत है उसके बाहर का कोई काम देखना पड़े, जहां वो अपनी इस स्किल का इस्तेमाल करके दूसरी जो जॉब है उसको हासिल कर सके। तो लोगों के लिए दरअसल एक बड़ा चैलेंज है, बड़ा मौका भी है। एआई एक बड़ा मौका भी लेके आएगा, जिस तरह से कंप्यूटर लेके आया एक वक्त पे, और या इंटरनेट लेके आया। विरोध हो रहा था सर, कंप्यूटर जब आया था कि आएगा तो तमाम जो मैन पावर वो छिन जाएगी, क्या होगा देश का। लेकिन चीज़ें बहुत बदली और बड़े पैमाने पर नौकरियां पैदा हुई। तो ऐसा ही कुछ एआई के मामले में होगा सर? ऐसा एआई के मामले में हो सकता है, लेकिन जॉब्स का कैरेक्टर भी बदलेगा विशाल, वो दिखाई देने भी लगा है, और आगे चलकर ये चीज़ हो सकता है और प्रोमिनेंटली नजर आए। चलिए, अब किन नौकरियों की मांग भी बढ़ सकती है ड्यू टू एआई, वो भी समझ लेते हैं। फिजिकल वर्कर्स, कहा जा रहा है कि लगभग 4% की वृद्धि होगी। क्राफ्ट एंड ट्रेड वर्कर्स, इनमें जो है 3% की वृद्धि होगी। प्लांट और मशीन ऑपरेटर्स, इनमें जो है 2% की वृद्धि होगी। सर, इनमें क्यों वृद्धि होगी? क्यों इसमें जो है इंसानी ताकत लगती है, इसलिए क्या? नहीं, देखिए, जहाँ एआई का इस्तेमाल ही नहीं है, अगर मान लीजिए कोई मजदूर या शारीरिक जो मेहनत के बूते पर टिकी हुई हुए जॉब्स हैं, वहाँ आपकी उसको बड़े तौर पर इस तरह समझ लीजिए कि आपका जो इकोनॉमी के एक्सपेंशन की वजह से डिमांड के बढ़ने का फ़ायदा भी इन सेक्टर्स को मिल सकता है, जहाँ पर कि आपके, और उसमें इस तरह के तमाम ट्रेड हो गए, आपका प्लम्बिंग का काम हो गया, आपका हैंडीक्राफ्ट आपने बताया, आपका कारपेंट्री का काम हो गया, पेंट का काम हो गया,
ये जो तमाम काम ऐसे हैं जहां मशीनों के भरोसे या मशीनों के बूते आप नहीं रह सकते। बड़ा सही कहा था अनंत नागेश्वर साहब ने, जो कुछ दिन पहले उन्होंने जो इंटरव्यू में बात कही थी कि जो है रोजगार जो है या जो है अच्छी वेज जो है फिलहाल फ्यूचर ब्राइट है इन्हीं क्राफ्टमैनशिप के काम के लिए। नहीं, बिल्कुल है। और भारत में एक बड़ा लैक है या कमी है इस तरह के एक्सपर्ट लोगों की जो तादाद है उसमें। सही तरीके से इन ये जो तमाम जो काम है जो रोज़मर्रा की ज़रूरत वाले काम हैं, इसके आप अगर जो जानकार लोग हैं उनको अगर आप देखेंगे तो तादाद उस हिसाब से है नहीं। आप देखिए गर्मियों में एसी की सर्विसिंग या एसी को ठीक करने वालों की ऐसी डिमांड होती है कि आपकी डिमांड फुलफिल नहीं हो पाती, कई कई दिन लोगों को वेट करना पड़ता है। तो ये जो स्किल्स हैं इनको सिखाने का काम स्कूल के लेवल से शुरू होना चाहिए ताकि लोगों के पास रोजगार का एक मौका विशाल बना रहे हमेशा। लेकिन सर शर्मा साहब एक कहते हैं, बड़े इकोनॉमिस्ट हैं, वो तो कहते हैं कि हम लोग पीछे छूट गए हैं, उस मामले में हम लोग कैसे उन चीज़ों को। नहीं, रुचिर शर्मा ने जो बात कही उसमें अब बदलाव मुमकिन भी नहीं है। और हम लोग कल भी मनी सेंट्रल में विशाल डिस्कस कर रहे थे किस तरह से अब असली कंपटीशन अमेरिका और चीन के बीच में हो गया है। उसमें भी आपका जो क्रिस वुड हैं उन्होंने अपना ग्रीड एंड फियर जो रिपोर्ट आती है उसमें साफ तौर पे लिखा है कि सबसे बड़ा डर जो है वो अब इस बात का है कि चीन के सस्ते एआई मॉडल अमेरिका के मार्केट्स में भारी कैपिटल डिस्ट्रक्शन कर सकते हैं, अमेरिका में तबाही मचा सकते हैं चीन के एआई मॉडल। अमेरिका का एक तबका ये कह रहा है कि उसको चीन के एआई मॉडल्स को स्वीकार करना चाहिए, उनके लिए किसी तरह के बैरियर नहीं लगाने चाहिए। तो अब जंग इस बात की है कि जो पूरी दुनिया को एंटरप्राइज सॉल्यूशन क्या अमेरिकन एआई मॉडल प्रोवाइड कराएंगे जो महंगे हैं या चीन के बिल्कुल सस्ते एआई। चीन ने अब दरअसल मास लेवल पर जिस तरह से उसने टॉयज़ को, मोबाइल फ़ोन या चिप या इस तरह के जो प्रोडक्ट हैं उनको मास लेवल पर बनाकर पूरी दुनिया के मार्केट में को भर दिया, उसी तरह का काम चीन अब एआई के उसमें करने की कोशिश में है। पूरी दुनिया एआई में चीन के डिपेंडेंट हो जाए, चीन की ये कोशिश है। और ये भी बात आ रही है सर कि अगर गोल्डमैन सैक्स की रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत की प्रोडक्टिविटी भी बढ़ सकती है। कहा जा रहा है कि अगले 10 वर्षों में एआई की वजह से भारत की जो लेबर प्रोडक्टिविटी है हर साल लगभग 0.4% जो है बढ़ सकती है। यही काम सीधा कंप्यूटर के आने से भी हुआ था। लेबर जो प्रोडक्टिविटी है, जो चाहे क्लरिकल जॉब में लोग थे, सबकी प्रोडक्टिविटी बढ़ी। आप बैंकों को देख लीजिए, मेरे ही वक्त में बैंकों में, हर बैंक में, खासतौर पे सरकारी बैंकों में कंप्यूटर नहीं थे, उनको सिखाने पड़े। चाहे आप डाकघरों में जाते थे तो उनको सिखाना पड़ा, ट्रेनिंग देनी पड़ी, बहुत स्लो काम करते थे। लेकिन उसने धीरे धीरे आने वाले वक्त में सारे बैंकों में प्रोडक्टिविटी, काम को प्रोसेस करने की स्पीड, उस सब में एक मतलब मल्टीप्लायर इफेक्ट उसका आया है, जहां बहुत चुटकियों में काम होने लगे विशाल। चलिए सर, तो उम्मीद करते हैं कि एआई की वजह से जो किसी की नौकरी ना जाए, अगर वो जाए तो किसी न किसी सेक्टर में वो जो है उनको एसिमिलेट कर लिया जाए, उनको जो है इनकॉर्पोरेट कर लिया जाए। चलिए आगे बढ़ते हैं सर। क्या आने वाले दिनों में आपके मोहल्ले की किराना दुकान पर पसंदीदा चॉकलेट मिलना मुश्किल हो जाएगा? क्या बड़ी कंपनियां जो हैं अब छोटी दुकानों से दूरी बनाकर सिर्फ बड़े शहरों और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पर दाव लगा रही? अगर ऐसा हुआ तो इसका असर सिर्फ ग्राहकों पर ही नहीं बल्कि लाखों किराना दुकानदारों पर भी पड़ सकता है। आखिर किस कंपनी ने लिया है ये बड़ा फैसला और क्यों बदल रही है अपनी पूरी रणनीति इस कंपनी ने? प्रवीण सर से समझने की कोशिश करते हैं। सर, चॉकलेट से शुरुआत हो गई है धीरे धीरे। खबर और भी आई थी सर, प्रवीण खंडेलवाल साहब जो सांसद हैं उन्होंने भी कहा था कि कई जो है एफएमसीजी कंपनियां जो है वो अब बाइकआउट कर रही हैं ब्रिक एंड मोटार शॉप्स को, और वो सिर्फ और सिर्फ चाहती हैं कि भाई ई कॉमर्स पर ही अपने प्रोडक्ट्स को लिस्ट करें। अब बड़ी एफएमसीजी कंपनियां, हाँ, और उसका विरोध भी हुआ था, इनके जो संगठन है उन्होंने इसका विरोध किया था। तो ओवर टू यू, दोनों कहानियों को जोड़कर समझाइए। नहीं, बिल्कुल देखिए, और वो सही उदाहरण है। जो बड़ी कंपनियां हैं देश की, कई एफएमसीजी, जिन्होंने ये कोशिश की कि वो डिस्ट्रीब्यूटर्स को बाईपास करके सीधे जो क्विक कॉमर्स है या सीधे ई कॉमर्स जो प्लेटफॉर्म है उनके साथ टाई अप करके उनके जरिए अपना माल सीधा बेचें, ताकि कंज्यूमर्स को डिस्काउंट दे सके। अपना जो मार्जिन जो उनको देना पड़ता है डिस्ट्रीब्यूटर्स को, होलसेलर्स को, वो सारा मार्जिन वहाँ बचा सके, उसी के जरिए कुछ हिस्सा डिस्काउंट के तौर पर दिया जा सके। तो इसके जरिए एक अनइवन जो मार्केट प्रैक्टिस है विशाल, वो स्टार्ट होने का खतरा पैदा हुआ कि
आप किराना दुकानें इस पूरे पूरे धंधे में उनके टिकने पर ही सवाल पैदा हो गया कि अगर एक तो क्विक कॉमर्स और ई कॉमर्स बड़े पैमाने पर कैश बर्निंग कर रहे हैं, उसके साथ ही अगर आप डायरेक्ट चैनल के जरिए सामान मिलेगा, सीधे ब्रांड से या कंपनी से सामान मिलेगा, तो जो किराना दुकानदार हैं उनके लिए इस बाज़ार में टिक पाना नामुमकिन होगा। ना तो उनके पास डीप पॉकेट है, ना उनके पास डिस्काउंट देने की हैसियत है। तो एक तो कहानी ये हुई। दूसरी कहानी बात हुई जो आपने अभी जो ताज़ा तरीन मामला है, जो हर्षेज का मामला है, अमेरिकन कंपनी है, चॉकलेट एंड कन्फेक्शनरी में मौजूद है। भारत में लगभग 500 से 1000 करोड़ माना जाता है कि रेवेन्यू है सालाना का कंपनी का, और कन्फेक्शनरी और चॉकलेट के बाज़ार में लगभग 2.5% की हिस्सेदारी है इस कंपनी की जी भारतीय बाज़ार में। तकरीबन 27,000 करोड़ रुपए का तो चॉकलेट का बाजार है इंडिया का, 27,000 करोड़ बिल्कुल। और अगर इसको कन्फेक्शनरी का अगर आप मार्केट देखेंगे तो 40,000 करोड़ रुपए का है। तो दोनों मार्केट्स में लगभग 2.5% की इसकी हिस्सेदारी है। अब कंपनी ने ये डिसाइड किया है कि हम सीधे जो है बड़े शहरों में अपना कारोबार करेंगे और छोटे शहरों के किराना दुकानदारों को नमस्ते कर देंगे, वहाँ से हमको बिजनेस नहीं चाहिए। तो कंपनी अपना फोकस पूरी तरह से बड़े शहर और क्विक कॉमर्स और ई कॉमर्स पर बढ़ा रही है। लेकिन सर एक तरह इस कंपनी ने ये भी दिया है कि हमारे प्रोडक्ट्स बड़े कॉस्टली होते हैं, महंगे होते हैं, तो टियर 2 टियर 3 सिटीज़ में इसकी डिमांड ही नहीं होती, तो वहाँ अगर हम फैलाएं भी चीज़ें अपनी तो उससे हमको लॉस होगा, कुछ फ़ायदा होगा नहीं। ये तर्क से आप सहमत हैं या नहीं? नहीं, हो सकता है प्रीमियम प्रोडक्ट्स की सेल्स आपकी जो टियर 2 टियर 3 या गांव देहात के मार्केट्स में कम है, लेकिन ऐसा नहीं है कि संभावनाएं नहीं है या संभावनाएं नहीं है। आप आईफोन का उदाहरण देख लीजिए। लंबे वक्त तक एप्पल को ये लगता रहा कि भारत एक कम आमदनी वाला बाजार है और यहाँ बिक्री होगी नहीं, लेकिन जब बिक्री शुरू हुई और अब जब भारत में जो प्लांट लगे जहाँ पर आईफोन बनने लगा, उसके बाद अब जो बिक्री के आंकड़े हैं वो बताते हैं कि टियर 2 टियर 3 शहरों में बड़े पैमाने पर आईफोन बिक रहे हैं, जो कि कंपनी को भी उम्मीद नहीं थी। मतलब अगर आप सही आंकड़े निकालेंगे तो बड़े नंबर है वो। एग्जैक्टली। तो ये एक भ्रम हो सकता है, ये एक गड़बड़ जो मार्केटिंग स्ट्रेटजी भी कंपनी की हो सकती है। चलिए सर, इस कहानी को जो है दूसरे एंगल से भी समझने की कोशिश करते हैं। किराना वर्सेस जो क्विक कॉमर्स की जो लड़ाई हम लोग लगातार मनी सेंट्रल में या मनी 9 के तमाम जो है वीडियोस में हम लोग समझने की कोशिश करते हैं, ये कहानी अभी भी टसल बाकी है सर, या इसका क्या फ्यूचर हो सकता है? नहीं, देखिए, ये हर्षे जिस तरह की स्ट्रेटजी अपना रही है, ये मानिए कि इस तरह की स्ट्रेटजी दूसरी कंपनियां भी अपना देखा देखी भी हो सकता है। FMCG कंपनियां, जिनको लग सकता है कि क्यों ही हम छोटे मार्केट्स में जाएं या कम जहां पर सेल्स अभी कम निकल रही है उन मार्केट्स में क्यों जाएं, क्यों ना हम केवल अपना फोकस ऐसे बाजार पर बढ़ाएं जहां सेल्स की गुंजाइश ज़्यादा है, सीधे चैनल पर जुड़े ई कॉमर्स के या क्विक कॉमर्स के, जहां पर कि आपका 10 मिनट में घर पर डिलीवरी प्रोडक्ट की हो जा रही है, जहां आपके मार्जिन भी ज़्यादा सेव होते हैं, ना आपको डिस्ट्रीब्यूटर को देना, ना आपको होलसेलर को देना, ना उतना पूरा लॉजिस्टिक्स का चैनल बनाना। आपका सामान सीधा आपने जेप्टो या ब्लिंकिट जैसे के साथ टाई अप किया, आपका सामान सीधा उनके डार्क स्टोर पर, डार्क स्टोर से फिर वो उनकी जिम्मेदारी बेचने की। तो एक इस तरह की जो नई स्ट्रेटजी अगर इवॉल्व होती है तो तमाम जो कंपनियां हैं जिनके प्रोडक्ट्स थोड़े महंगे हैं वो इसको प्योर इस मॉडल को प्ले कर, हाँ बिल्कुल, मेट्रो शहर और ई कॉमर्स, ये एक मॉडल नया डेवलप हो सकता है जिसमें फिर से अगर आप नए सिरे से देखेंगे तो जो किराना दुकानदार हैं उनके लिए फिर से एक डिसएडवांटेज की स्थिति हो सकती है। लेकिन सर, तमाम कहानियों को मैं डिकोड कर रहा था तो एक सवाल तो ये भी बनता है, जो हमारे कंज्यूमर हैं वो भी पूछेंगे कि भाई हमें तो मतलब है कि हमें सस्ते दाम पर चीज़ें मिल जाएं, हमारा तो इसमें फ़ायदा है। मान लीजिए हमको सस्ते दाम पर, कम कीमत पर, कम समय में जो है चीज़ें हमारे घर पर पहुंच जा रही हैं, तो इससे दुनिया कुछ भी हो, हमको क्या मतलब, हमको तो फ़ायदा हो रहा है, लेकिन इसका क्या एंगल हो सकता है? नहीं, देखिए, कंज्यूमर्स की ये बात जाहिर तौर पर मैं और आप भी अगर कुछ सामान खरीदने जाएंगे तो पहला को कहा जाता है सर प्राइस सेंसिटिव। बिल्कुल, पहली अप्रोच हमारी यही होती है कि कहाँ 4 दुकानों पर हम सर्च करते हैं, उसके बाद देखते हैं कि जहाँ चीज़ सस्ती होगी वहाँ से सामान लिया जाए। सर 4 दुकानों वाली बात आपने कह दी, तो अब जनता इतनी अवेयर है कि अब 4 क्विक कॉमर्स वेबसाइट को भी सर्च करती है कि कहाँ 17 रुपये में मिल रहा है, कहाँ 16 में, कहाँ 15 में। नहीं तो अब ऐप्स भी आपसे परमिशन मांगते हैं। अगर आप किसी ऐप को डाउनलोड करते हैं या उस ऐप को खोलते हैं तो वो आपसे एक परमिशन मांगता है कि आप क्या इस बात की परमिशन दे रहे हैं कि ये ऐप
तमाम जो आप जिन दूसरे ऐप्स पर जाते हैं, उनको सर्फ करते हैं, उनको सर्च करते हैं, उनको क्या ये ऐप को आप ट्रैक करने की इजाज़त देंगे? कई बार लोग हाँ कर देते हैं। उसका मतलब ये है कि अगर आप किसी एक पर्टिकुलर ऐप पर किसी एक प्रोडक्ट को सर्च करते हैं, उसका दाम देखते हैं और आपने देखा कि यहाँ तो साहब 50 रुपए की मिल रही, मैं दूसरे पर देख लेता हूँ, तो जिस ऐप पे आपने पहले चेक किया था उसको ये पता चलेगा कि आप दूसरे ऐप पर देख कर आए, और उसको ये भी पता चलेगा कि आपने दूसरे ऐप पर जाकर खरीदारी की। कंपैरेटिव एनालिसिस। तो ये कंपनियों को अपनी जो मार्केटिंग है, अपनी सेल्स की स्ट्रेटजीज को इवॉल्व करने में मदद करते हैं। जी। तो सवाल पे आते हैं सर कि फायदा तो हमें आपको मिल जा रहा है, लेकिन व्हाट अबाउट जो आप कहते हैं कि 1 करोड़ से अधिक जो ब्रिक एंड मोर्टार वाले लोग हैं, किराना दुकानदार हैं, उनका क्या होगा? नहीं, देखिए, अब सरकारों को की बात करते हैं। सरकारें, जब हम कहते हैं कई दफ़ा कि भारत या दुनिया के जो तमाम देश प्रोटेक्शनिज्म का सहारा लेते हैं, या उसमें अमेरिका भी शामिल है जी। प्रोटेक्शनिज्म का मतलब ही ये होता है कि आप अपने बाजार को सस्ते माल से बचा रहे हैं। चाहे कई बार हम देखते हैं कि एंटी डंपिंग ड्यूटी सरकार लगाती है, स्टील हो, एल्यूमिनियम हो, या तमाम दूसरे चाइनीज टॉयज के हों, उन सब से बचाने के लिए। इसीलिए कि अगर आप सस्ते प्रोडक्ट को मंगाना चालू कर देंगे तो जो घरेलू कंपनी है, इंडस्ट्री है, वो खत्म हो जाएंगी अगर सरकारें प्रोटेक्शनिज्म का सहारा न लें, और ख़ासतौर पर ऐसे वक्त पर भी जब आपकी इंडस्ट्री उतनी कम्पिटिटिव ना हो। अब भारत के किराना दुकानों के साथ भी वही बात है जो देश के साथ है। भारत की किराना दुकानें इन कंपनियों का मुकाबला करने के लिए कम्पिटिटिव सिचुएशन में नहीं है, ख़ासतौर पर वो जो छोटी दुकानें जो आपके गली मोहल्ले नुक्कड़ में मौजूद हैं। जो बड़े आउटलेट है रिटेल के, जिन पे हमने एक बार अभी डिस्कस भी किया, रिलायंस रिटेल हो गया, या मोर हो गया, या और दूसरे हो गए, डीमार्ट हो गए, जिन्होंने 4000 करोड़ इसी साल लगा दिए, इन्वेस्टमेंट किए, उनकी तो हैसियत है टिकने की जी। लेकिन एक गली नुक्कड़ का जो 10 बाई 10 की दुकान खोल के बैठा हुआ है, उसकी हैसियत नहीं है। तो आपको किसी ना किसी तरीके से, और इसीलिए कैट जैसे जो तमाम संगठन है वो बार बार मांग कर रहे हैं कि आप इनको किसी तरह का प्रोटेक्शन सरकार की तरफ से मुहैया कराया जाए, क्योंकि जो कंपनी 4000-5000 करोड़ रुपए साल का कैश बर्न कर रही है, उसके मुकाबले में कोई गली मोहल्ले का दुकानदार टिक पाए, ये मुमकिन नहीं है। तो सरकार को पॉलिसी ऐसी इवॉल्व बनानी होंगी जहां दोनों मॉडल एक साथ सरवाइव कर सके, किराना दुकानें भी चल सके। सरकार क्या करेगी सर? क्या इंसेंटिव देगी, कैश देगी? नहीं, सरकार इंसेंटिव तो नहीं दे सकती, किसी दुकान को नहीं दे सकती। सरकार कंपनियों को ये बोल सकती कि आप किसी भी तरह की ऐसी प्रैक्टिस न लाएं जो केवल और केवल ई कॉमर्स के लिए हो। फिर तो उसका तो फिर बेनिफिट ही नहीं मिलेगा कस्टमर को। इसीलिए मोबाइल मार्केट की अगर आप बात करें, मोबाइल मार्केट की बात करें या वाइट गुड्स की भी बात कर लीजिए, दोनों कंपनियों ने डिफरेंशिएट प्रोडक्ट्स में डिफरेंशिएट करना शुरू किया। कंपनियों ने ऐसे प्रोडक्ट बनाए जो कुछ प्रोडक्ट्स केवल और केवल ई कॉमर्स के लिए थे, और कुछ प्रोडक्ट केवल और केवल शोरूम के लिए थे। तो दोनों प्रोडक्ट अलग थे, यानी ग्राहक कंपेयर नहीं कर सकता उन दो प्रोडक्ट्स को। तो इसमें लॉस कस्टमर को नहीं है सर। ये एक दौर आया और मुझे लगता है कि अब वो प्रैक्टिस भी खत्म हो गई। अब दोनों प्रोडक्ट आपको दोनों जगहों पर मिल रही है, और दोनों चीजें सर्वाइव भी कर गई। चाहे आप मोबाइल मार्केट को देख लीजिए, चाहे आप कंज्यूमर नहीं, उसमें आपने एक अच्छा तर्क ये भी बताया था कि विशाल, फॉर द मार्केटिंग पर्पस और फॉर विजिबिलिटी, बिल्कुल उस वजह से भी जो है तमाम कंपनियां जो हैं शोरूम्स को भी जो है टिकाए हुए रखी हुई हैं कि नहीं भाई, आप आते जाते आप ये भी तो देखिए कि हमारा ब्रांड नहीं। लेकिन उसमें कंज्यूमर्स की भी, विशाल, मैं कहूँगा कि भारत का जो कंज्यूमर मार्केट है वो भी मैच्योर हुआ है। इतने कुछ सालों में 10-15 साल का वक्त लगा। एक वक्त जो हर प्रोडक्ट आपका ई कॉमर्स साइट से बिकता था, अब ऐसा नहीं है। आप जाइए अपने मैं कंज्यूमर ड्यूरेबल्स की बात कर रहा हूँ, मार्केट में देखिए, उन दुकानों पर चाहे समर सीजन हो चाहे विंटर सीजन हो, इन दुकानों के बाहर जो टीवी, फ्रिज, एसी बेच रहे हैं, जबरदस्त आपको भीड़ नजर आएगी। फील एंड एक्सपीरियंस वाला भी मामला लोग दोनों जगहों पर देख रहे हैं, जिसको जहां कन्वीनियंट लग रहा है वहां से सामान ले रहे हैं। चलिए प्रोफेसर, आपको बहुत शुक्रिया, आपने कीमती समय निकाला, तमाम विषय को बहुत ही आसान भाषा में विस्तार से समझाने की कोशिश की। तो आज के मनी सेंटर में बस इतना ही। इसी तरह देश, दुनिया और बिजनेस जगत से जुड़ी तमाम ताज़ा तरीन खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए मनी9।